साल 1999, 24 दिसंबर की शाम। एक हवाई जहाज जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, वो भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बनने वाला था। ये कहानी है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 की। एक ऐसी कहानी जो 8 दिनों तक चली। आतंक, बेबसी और कुछ बेहद मुश्किल फैसलों की कहानी। चलिए एक नजर डालते हैं कि वो 8 दिन कैसे बीते। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये उस खौफनाक सफर का नक्शा है जिसने एक पूरे देश को सांसें थामने पर मजबूर कर दिया था। भारत से शुरू हुई ये कहानी पाकिस्तान, UAE से होती हुई अफगानिस्तान के कंधार में जाकर रुकी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 24 दिसंबर 1999 का दिन था। क्रिसमस की शाम। फ्लाइट में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स थे, जो अपने घर, अपने परिवार के पास छुट्टियों के लिए लौट रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे लंबा और भयानक सफ़र होने वाला है। जैसे ही प्लेन भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, अचानक से कोहराम मच गया। 5 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से उठे, जिनके हाथों में बंदूकें, चाकू और ग्रेनेड थे। ये हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकी थे और अब प्लेन उनके कब्जे में था। और पता है उन्होंने आपस में बात करने का क्या तरीका निकाला? बेहद अजीब से कोड नेम। चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर। इन्हीं नामों से वो एक दूसरे को बुला रहे थे और कैप्टन देवी शरण को प्लेन को पश्चिम की ओर, पाकिस्तान की तरफ मोड़ने का हुक्म दे रहे थे। यहां पर कैप्टन शरण ने बड़ी होशियारी से काम लिया। उन्होंने हाईजैकर्स को बहाना बनाकर समझाया कि प्लेन में फ्यूल कम है और हमें अमृतसर में उतरना ही होगा। ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका था, अपनी ही धरती पर इस संकट को खत्म करने का। लेकिन वो 49 मिनट शायद भारतीय इतिहास के सबसे लंबे 49 मिनट थे। प्लेन जमीन पर था, लेकिन दिल्ली में बैठी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। देश के सबसे बेहतरीन NSG कमांडो दिल्ली में तैयार थे, पर उन्हें अमृतसर पहुंचने का ऑर्डर ही नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत प्लान बना भी, वो बुरी तरह फेल हो गया। सोचा गया कि फ्यूल टैंकर से प्लेन का रास्ता ब्लॉक कर देंगे, लेकिन टैंकर की अजीब हरकत ने हाईजैकर्स को चौकन्ना कर दिया। वो समझ गए कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है और उन्होंने तुरंत प्लेन उड़ाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब हाईजैकर्स का सब्र टूट रहा था। वो हिंसक हो गए। अंदर यात्रियों को पीटा जाने लगा। सतनाम सिंह और एक 25 साल के नौजवान रूपिन कात्याल, जिनकी नई नई शादी हुई थी, उन पर बेरहमी से हमला किया गया। कैप्टन शरण लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। और फिर प्लेन अमृतसर से उड़ गया और उसके साथ ही इस अपहरण को बिना किसी खून खराबे के ख़त्म करने का सबसे बड़ा मौका भारत के हाथ से फिसल चुका था। एक ऐसा मौका जिसके चूकने का मलाल आज भी है। अमृतसर के बाद प्लेन लाहौर पहुंचा। वहां बड़ी मुश्किल से फ्यूल मिला और फिर उसने दुबई के लिए उड़ान भरी। लेकिन दुबई में जो हुआ, उसने इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। दुबई में कुछ महिलाओं और बच्चों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उनके साथ रूपिन कात्याल का शव भी प्लेन से बाहर फेंका गया। ये इस अपहरण की पहली मौत थी और इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि हाईजैकर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर 25 दिसंबर को प्लेन ने अपनी आखिरी लैंडिंग की, कंधार, अफगानिस्तान में। एक ऐसा इलाका जो उस वक्त तालिबान के कब्जे में था। अब प्लेन एक ऐसी जमीन पर था जहां भारत सरकार की पहुंच लगभग नामुमकिन थी। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। हाईजैकर्स अपने होम ग्राउंड पर थे। तालिबान का उन्हें खुला समर्थन था और यहीं से उन्होंने अपनी असली मांगें सामने रखीं, जिसने भारत सरकार को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिसका कोई आसान रास्ता नहीं था। तो देखिए, एक तरफ अपहरणकर्ताओं की मांगें थीं, 36 खूंखार आतंकियों की रिहाई और $200 मिलियन, और दूसरी तरफ थी भारत सरकार की सालों पुरानी नीति, आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। और इस सब के बीच भारत में एक और जंग चल रही थी। बंधकों के परिवार वाले सड़कों पर थे, मीडिया में उनकी भावुक अपीलें चल रही थी। पूरे देश का दबाव सरकार पर था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे लोगों को वापस लाओ। इसी को कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस। एक ऐसी सिचुएशन जहां लगे कि आपके पास विकल्प हैं, पर असल में कोई विकल्प हो ही ना। सरकार एक तरफ अपनी आतंकवाद विरोधी नीति और दूसरी तरफ 176 बेगुनाह जिंदगियों के बीच फंसी हुई थी। कई दिनों तक तालिबान की मौजूदगी में चली बेहद तनावपूर्ण बातचीत के बाद आखिरकार एक रास्ता निकला, एक समझौता हुआ। लेकिन इस समझौते से जो आज़ादी मिली, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 31 दिसंबर 1999,
साल का आखिरी दिन। भारत ने अपने 176 यात्रियों और 15 क्रू मेंबर्स की जान के बदले अपनी जेलों में बंद 3 बेहद खतरनाक आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने का फैसला किया। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद इन तीनों को लेकर कंधार गए। जैसे ही अदला बदली पूरी हुई, 5 हाईजैकर्स और ये 3 रिहा हुए आतंकी तालिबान की मेहरबानी से रात के अंधेरे में गायब हो गए। बंधक तो घर लौट आए, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से आतंक के एक नए दौर की शुरुआत हुई। मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद बनाया, जिसने भारत को संसद हमले जैसे गहरे जख्म दिए। आज़ादी की वो कीमत देश ने आने वाले कई सालों तक चुकाई। और यही सवाल आज भी हवा में तैरता है। आधुनिक भारत के इतिहास का शायद ये सबसे मुश्किल सवाल है कि जब 176 नागरिकों की जान दांव पर हो और वक्त हाथ से निकल रहा हो, तो क्या उस दिन भारत के पास कोई और रास्ता था?